और आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट है बजट स्पेशल। दुनिया में चल रहे युद्धकाल और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच सबकी नजर इस बात पर थी कि सरकार के बजट में होगा क्या। सरकार के सामने इंटरनेशनल से लेकर घरेलू फ्रंट तक चुनौती है। सवाल यह था कि सरकार कैसे अपने बजट में इन संकट का समाधान करेगी। बजट का अभी विश्लेषण चल रहा है। एक्सपर्ट ये देख रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष में इसका असर क्या और कितना रहने वाला है। अब तक जितनी बातें पता चली हैं, इस हिसाब से 53,50,000 करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस सेक्टर पर दिखा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और किसानों के लिए कई योजनाएं, जिनका कहीं ना कहीं उन राज्यों से भी कनेक्शन है जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि बजट से शेयर बाजार का मूड जरूर बिगड़ गया है, जबकि सोना और चांदी आज भी धड़ाम हो गए। बजट पर यह संपूर्ण रिपोर्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट पेश किया, जिसे विकसित भारत का विजन बताया जा रहा है। उनके 85 मिनट के बजट भाषण में ऐसी योजनाओं का जिक्र था जिनका असर लोकल से ग्लोबल तक दिखने वाला है। सरकार की नजर में रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत के इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि के साथ चुनावी चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ हो गया है। पिछली बार के मुकाबले ये बढ़ोतरी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। परिवहन और सड़क निर्माण के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देखा। इसके लिए एआई डेटा सेंटर 2047 तक टैक्स फ्री होंगे। इससे बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश के भारत आने की संभावना है। This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। कुछ महीने बाद तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। बजट में जो वादे किए गए, उनमें इन चुनावी राज्यों का कनेक्शन भी है। पश्चिम बंगाल के दानकोनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे माल ढुलाई का काम आसान होगा। जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उनमें एक सिलीगुड़ी से वाराणसी को जोड़ेगा। इसके अलावा हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु के बीच हाई स्पीड रेल लाइन होगी। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास के साथ मत्स्य पालन को मजबूत करने की घोषणा हुई है, जो तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। सरकार नारियल संवर्धन योजना को बढ़ावा देगी। इसके अलावा काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा।
इसका लाभ केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसानों को मिलेगा। चंदन की खेती के लिए किसानों और राज्यों को मदद दी जाएगी। इससे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को लाभ होगा। नए बौद्ध सर्किट का ऐलान हुआ है, जिसमें असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा। सरकार भले ही खुलकर ना कहे, लेकिन बजट में चुनावी फील भी दिख रही है। इसे आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लुक से भी समझ सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने बैगनी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक प्रसिद्ध पारंपरिक सिल्क साड़ी है। वो खुद भी तमिलनाडु से आती हैं, जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सरकार अपने बजट की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ खास दम नहीं दिखा। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। आम लोग, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर का बजट है। 1/20 लोगों के लिए बजट है। जो 5% लोग हैं उनके लिए बजट बना है। They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money. लेकिन आज जब बजट भाषण पढ़ा जा रहा था, तब शेयर बाजार का रंग लाल हो गया। जो सोना चांदी मिसाइल की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उसकी चमक बहुत फीकी पड़ चुकी थी। 29 जनवरी को इतिहास रचते हुए चांदी पहली बार 4 लाख के पार चली गई। आज 1 किलो चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,000 पर आ गई। यानी सिर्फ 3 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट हुई। इसी तरह 29 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने ने 1,80,000 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन आज ये 1,38,000 तक पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 1547 अंक टूटकर 80,723 पर, जबकि निफ्टी 495 अंक नीचे 24,825 पर बंद हुआ। इसे 2020 के बाद बजट डे पर शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है। इसकी वजह बजट में एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। यानी फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों की लागत बढ़ जाएगी। शायद इसलिए शेयर बाजार ने बजट को रेड सिग्नल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात पाकिस्तान की। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने मुनीर को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया। 12 शहर टारगेट हुए। 48 जगहों पर एक साथ एक ही समय पर धावा बोला। गुरिल्ला युद्ध में मुनीर की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। कई जगह मुनीर के सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। बीएलए लड़ाके बलूचिस्तान में अब रेड जोन में पहुंच चुके हैं। जानकारों का यह कहना है कि बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ 2.0 सफल हो रहा है। पाकिस्तान के चंगुल से बलूचिस्तान किसी भी दिन आजाद हो सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में प्रयोग बलूची भाषा का शब्द है। हेरोफ का मतलब है काला तूफान। बीएलए ने पहली बार अगस्त 2024 में ऑपरेशन हेरोफ को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लॉन्च किया था। उस समय बलूचिस्तान के 12 जिलों में एक साथ हमले किए थे। ऑपरेशन हेरोफ का मकसद पड़ा है बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना ही बीएलए का अंतिम लक्ष्य है। ऐसी जानकारी है कि ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 12 शहरों को निशाना बनाया। 12 शहरों के 48 मुख्य जगहों को टारगेट किया। एक साथ एक ही समय पर सब जगह हमले किए। इन हमलों में 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। हालांकि TV9 इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में 800 से लेकर 1000 लड़ाके शामिल थे, जिनमें महिलाएं भी थी। बीएलए ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। ज़ेपोरिज़िया में 24 घंटे से बहुत ही भीषण जंग हो रही है। रूस के 2 लाख सैनिक अलग अलग फ्रंट पर रक्तपात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ ज़ेपोरिज़िया में हर दिन यूक्रेन के औसतन 1000 सैनिक मारे जा रहे हैं। सवाल यही कि पुतिन ने ज़ेपोरिज़िया विजय अभियान क्यों शुरू कर दिया? क्या इस सर्दी के अंत तक यूक्रेन को भूगोल बदलने जा रहा है?
रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ ज़ैपोरिज़िया में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 946 सैनिक, हथियारों की 30 यूनिट, 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 टैंक, 7 सैन्य वाहन खत्म हो चुके हैं। अब बात शंकराचार्य वाले विवाद की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर काशी में गंगा स्नान किया। प्रयागराज माघ मेले से शुरू हुआ विवाद आखिरकार काशी में खत्म हुआ। माघ मेले में प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद शंकराचार्य ने स्नान करने से इनकार कर दिया था। वो प्रशासन से नाराज थे, लेकिन TV9 के इंटरव्यू के बाद शंकराचार्य ने गंगा स्नान कर इस विवाद का अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि विवाद के बाद पहली बार जब वो इंटरव्यू के लिए गंगा के किनारे आए तो अब वो स्नान करके इस विवाद का अंत कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के घटनाक्रम के बाद खैर माघ महीना अभी चल ही रहा है, जो कि पूर्णिमा को पूर्ण होगा। उसके पहले जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पहली बार टेलीविजन पर, खास तौर से मौनी अमावस्या की कंट्रोवर्सी के बाद, आचमन करते हुए, वो आचमन जिसे विशेष परिस्थितियों में स्नान के तुल्य समतुल्य माना जाता है, आचमन करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। तो उस विवाद के बाद जबकि हर कोई ये चाह रहा था कि वो शंकराचार्य को स्नान करते हुए, अबाध तरीके से स्नान करते हुए और प्रसन्न मुद्रा में देखे, यहाँ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव वो आचमन करते हुए, जिसे मैंने आपको बताया विशेष परिस्थितियों में वो स्नान के समतुल्य माना जाता है। तो शंकराचार्य माघी मेला के दौरान प्रयागराज में स्नान मौनी अमावस्या या वसंत का ना कर पाए हों, लेकिन यहाँ उन्होंने गंगा जी का पूजा अर्चन भी किया। वो जो कहा जा रहा था कि पुत्र माँ के करीब नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पुत्र माँ के करीब भी पहुँचा, माँ को भेंट भी चढ़ाई, चुनरी चढ़ाई, श्रीफल अर्पित किया, माल्यार्पण किया और यहाँ आप देखिए वो गंगा जी को साष्टांग दंडवत भी उन्होंने किया है। और TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व है, सांकेतिक भी और प्रत्यक्ष भी। तो स्वामी जी, यहाँ पर आपके स्नान को, जनता एक तरीके से स्नान को, आचमन को देखकर लोग ये तो प्रसन्न हुए होंगे, अभिभूत हुए होंगे कि वो जो ऐसा है कि लोगों के मन में बड़ी भावना है और ये माना जाता है कि जब तक यज्ञ चलता है उसमें बहुत सारी आहुतियाँ होती हैं। 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ भी आहुतियाँ होती हैं, लेकिन पूर्णाहुति का नारियल जब तक नहीं पड़ता तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। उसी तरह से बहुत से लोग नहाते हैं, लेकिन जब शंकराचार्य जी आके नहा लेते हैं तब यज्ञ पूरा माना जाता है। तो बहुत से लोगों के मन में भावना थी कि ये स्नान नहीं हुआ है। अब हम लोग तो प्रयाग से आ ही गए हैं, अगले वर्ष फिर से माघ अमावस्या आएगी, भगवान की दया होगी, स्नान अपने लोग करेंगे। जहाँ तक गंगा यमुना की सम्मिलित धारा का प्रश्न है, तो काशी में संगम का ही जल आता है, गंगा यमुना दोनों का मिला हुआ समेकित जल। और यहाँ सरस्वती साक्षात विराजमान है काशी में, विद्या की देवी। तो कई लोग ये मानते हैं कि असली संगम तो माघ के समय तो सारे विद्वान वहाँ पहुँचते हैं, संत महंत पहुँचते हैं, तो माघ भर तो वहाँ संगम रहता है। लेकिन माघ के अलावा बाकी 11 महीने काशी में संगम होता है, क्योंकि गंगा यमुना की मिली धारा यहाँ आती है और सरस्वती यहाँ विद्वत्ता के रूप में विराजमान है। तो त्रिवेणी का जल 11 महीने काशी में स्नान किससे मिलता है, 1 महीना प्रयाग में। तो वो जो उस समय, क्योंकि संत जो भी करते हैं वो लोक कल्याण के लिए करते हैं, आपका तो स्नान भी असल में लोक कल्याण के लिए होता है, तो वहाँ जो गुंजाइश रह गई थी कि आज उसे एक तरीके से पूरा हुआ माना जाए। ऐसा है कि गंगा माता के समीप आने पर उनको प्रणाम करना और उनकी गोद में थोड़ी देर
बैठ करके कम से कम उनके जल का आचमन करके अपने आप को पवित्र करना, ये परंपरा रही है। तो अभी हमारा किसी कारण से गंगा के किनारे आना हुआ, आप लोगों से बात करने के कारण से, तो स्वाभाविक था कि गंगा माता से साक्षात्कार हुआ, प्रणाम किया हमने और उनके जल का आचमन करके प्रोक्षण किया, साथ के लोगों को प्रोक्षण करा दिया। हमने शंकराचार्य जी से निवेदन किया था कि उस समय आपका स्नान नहीं हो पाया, इस बात का क्षोभ बहुत सारे लोगों को है। स्नान आपका, लेकिन आप उन सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो आपको आज अगर आचमन करते हुए भी लोग देखते हैं तो उनको कम से कम वहाँ पर जो कष्ट हुआ वो कष्ट काफ़ी हद तक दूर होगा, और ये निवेदन आपने माना, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।